गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे भारतीय दर्शन के पेपर में न्याय दर्शन फिलॉसफी पढ़ रहे थे। न्याय दर्शन में हमने कल प्रमा और अप्रमा क्या होती है ये पढ़ा था और उन्होंने ज्ञान के सिद्धांत को या ज्ञान को किस तरीके से बांटा था हमने ये देखा था। आज हम ये देखेंगे, जैसे मैंने कल बात की थी कि वहाँ पर प्रमा की जब हम बात कर रहे थे तो सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं और जिन साधनों से प्रमा प्राप्त होता है, सही ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें प्रमाण कहते हैं। तो अब हम प्रमाणों की चर्चा शुरू करेंगे। हमने देखा है कि न्याय दर्शन 4 किस्म के प्रमाण मानता है। आज हम प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करेंगे। तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण की कुछ विशेषताएं मानी जाती हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये प्रमाण भी है और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमा भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। मतलब ये साध्य भी है और ये साधन भी है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो यथार्थ होता है, निश्चित होता है, संदेह रहित होता है। प्रत्यक्ष की एक विशेषता ये भी है कि प्रत्यक्ष में विषयों से सीधा साक्षात्कार होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये कहे कि आज कॉलेज बंद है, तो इस विषय की सत्यता को जांचने के लिए आप जा सकते हैं, तो आपको कॉलेज बंद मिलेगा। तो मतलब आप विषयों का सीधा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष की विशेषता होती है। जबकि अनुमान में, शब्द में, उपमिति में हमें इतनी स्पष्टता से विषय का साक्षात्कार नहीं होता जितना प्रत्यक्ष में होता है। प्रत्यक्ष के लिए ये बात भी कही जाती है कि प्रत्यक्ष सभी प्रमाणों में प्रथम प्रमाण माना जाता है, प्रधान प्रमाण माना जाता है, श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। ठीक है, इसे मतलब प्रमाणों में शिरोमणि भी कहा जाता है। एक ये है कि प्रत्यक्ष अपने होने के लिए अन्य प्रमाणों पर निर्भर नहीं करता, जबकि अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष पर निर्भर करते हैं। तो इस मामले में हम ये देख सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वो उस तरह सापेक्ष नहीं है, वो एक निरपेक्ष प्रमाण है, एक स्वतंत्र प्रमाण है। जबकि जो अन्य प्रमाण है वो सापेक्ष है, प्रत्यक्ष सापेक्ष है। अनुमान को भी प्रत्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है, शब्द को भी प्रत्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है, उपमान को भी प्रत्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है, जबकि प्रत्यक्ष को इस तरह ज़रूरत किसी अन्य की नहीं पड़ती। अब हम अगर जानने की कोशिश करें कि प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है और प्रत्यक्ष शब्द का क्या मतलब है, तो मैंने स्टार्टिंग में जब हमने क्लास शुरू की थी तब भी मैंने ये बात की थी कि प्रत्यक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अक्ष। उसमें प्रति का मतलब होता है सामने और अक्ष का मतलब होता है आँख। तो जो आँख के सामने हो, ये तो इसकी बहुत ही मैं कहूँ बहुत ही संकुचित परिभाषा होगी कि प्रत्यक्ष को अगर केवल हम इस बात तक सीमित कर दें कि जो आँख के सामने होता है। प्रत्यक्ष ज़्यादा सही तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष है। आगे जाके हम प्रत्यक्ष का विभाजन देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि प्रत्यक्ष में सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही नहीं, एक आंतरिक इंद्रिय मन भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि प्रत्यक्ष की परिभाषा संकुचित और व्यापक अर्थ में क्या ली जाती है। अब हम प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है वो समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष की परिभाषा दी जाती है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। मतलब अब इस परिभाषा में जो कुछ शब्द हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। इंद्रियार्थ, देखिए अगर हम तोड़ के समझने की कोशिश करें, सन्निकर्ष, जन्य ज्ञान, प्रत्यक्षम। तो मतलब अब प्रत्यक्ष के होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो इंद्रियां होनी चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि हमारी 5 बाह्य इंद्रियां होती है, हर एक इंद्रिय का अपना विषय होता है। ऐसे कि एक आंतरिक इंद्रिय होती है मन। जब हम इसका विभाजन पढ़ेंगे तो वो भी हम देखेंगे। अब उसमें दूसरी चीज़ होती है इंद्रियों का सन्निकर्ष होना चाहिए, मतलब इंद्रियों का संपर्क होना चाहिए। तो एक दूसरी चीज़ हो गई सन्निकर्ष। अब सन्निकर्ष किससे होना चाहिए, तो वह को विषय होना चाहिए। कोई भी विषय, जगत में जितने भी विषय पाए जाते हैं उन सब का ज्ञान, किताब का ज्ञान है, मकान का ज्ञान है, पेड़ का ज्ञान है,
तमाम तरीके की वस्तुएं जो जगत में हमको दिखाई पड़ती हैं वो सब हमारे लिए विषय हैं, ज्ञान का विषय है। तो उन विषयों से जब इंद्रियों का संपर्क होता है, सन्निकर्ष यानी संपर्क होता है, तो जो ज्ञान होता है तब जन्य ज्ञान, तब उससे उत्पन्न ज्ञान को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। ये हमको चीज़ समझ में आ गई। अब जब हमने ये सब जान लिया कि ये इसकी परिभाषा होती है, 3 चीज़ों का रहना ज़रूरी है, इंद्रिय का, विषय का और उनके परस्पर संपर्क का, उनके सन्निकर्ष का। अब ये जानने के बाद हमारे सामने ये बात उठती है कि प्रत्यक्ष कितने तरीके के हो सकते हैं। तो हम प्रत्यक्ष को 2 तरीके से विभाजित किया जाता है। सबसे पहला विभाजन प्रत्यक्ष का होता है लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। 2 भागों में से बांटते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, उसके बाद लौकिक प्रत्यक्ष को भी फिर 2 भागों में बांटा जाता है। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक आंतरिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 भाग किए जाते हैं। पहला है सामान्य लक्षण, दूसरा है ज्ञान लक्षण, और तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। पहले हम इसको समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी डिवाइड करते हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ, फिर एक साथ समझते हैं। प्रत्यक्ष इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। ये डिवीज़न, ये वाला विभाजन तो कहा जाता है कि प्राचीन न्याय में। ये जो विभाजन मैं करने जा रही हूँ इसे नव्य न्याय में विभाजित माना जाता है कि यहाँ प्रत्यक्ष को नव्य न्याय के हिसाब से 3 भागों में बांटा है। पहला है सविकल्प प्रत्यक्ष, दूसरा है निर्विकल्प, और सबसे आखिरी है प्रत्यभिज्ञा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो प्रत्यक्ष का ये विभाजन है कि हमने कहा कि प्रत्यक्ष को 2 भागों में बांट देते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या होता है? जब इंद्रिय का विषय के साथ साधारण तरीके से संपर्क होता है। मतलब जैसे मैंने मान लीजिए ये बॉटल सैनिटाइज़र की ये हाथ में ली, तो मेरा विषय के साथ साधारण तरीके से संपर्क हो गया। ज्ञाता है, उसके पास इंद्रियां हैं और विषय है, और हमने इसका विभाजन, मतलब हमने इसका प्रत्यक्ष कर लिया, तो ये साधारण तरीके से प्रत्यक्ष हुआ, तो ये लौकिक प्रत्यक्ष हो गया। अब इससे लौकिक मतलब जब इंद्रिय का विषय के साथ साधारण तरीके से, एक सरल तरीके से, जैसे सामान्य व्यक्ति का होता है, वैसे जब प्रत्यक्ष होता है तो वो सामान्य प्रत्यक्ष हो गया। अब इसको 2 भागों में बांटा है, बाह्य और आंतरिक। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब ये विषय के साथ जुड़ती हैं तो जो प्रत्यक्ष होता है उसे हम बाह्य प्रत्यक्ष कह सकते हैं। मतलब हमेशा इसमें हमारे पास जो विषय होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। इंद्रियां भी हमारी बाह्य स्थित मानी जाती हैं, तो हर एक इंद्रिय का अपना विषय होता है। जैसे आँख से रूप का प्रत्यक्ष हमको होता है, कान से हमको शब्द का प्रत्यक्ष होता है। जैसे आँख से जो रूप का प्रत्यक्ष होता है उसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहा जाता है। कान से हमें शब्दों का प्रत्यक्ष होता है या ध्वनि का प्रत्यक्ष होता है, उसको हम श्रोत प्रत्यक्ष कहते हैं। नाक से हमको गंध का प्रत्यक्ष होता है, उसे घ्राणज प्रत्यक्ष कहा जाता है। त्वचा से हमें स्पर्श होता है कि चीज़ गर्म है, कि ठंडी है, कि मुलायम है, कि कड़ी है, तो इसे कहेंगे स्पर्श प्रत्यक्ष। इसके अलावा अब जब हमें जीभ से स्वाद का पता चलता है तो उसे रसना प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि जीभ को रसना भी कहते हैं। रसना या रासन प्रत्यक्ष भी उसको कहा जाता है। तो ये हमने बाह्य प्रत्यक्ष समझ लिया कि हर एक इंद्रिय का अपना विषय है, इंद्रिय उस विषय के साथ संपर्क करती है, तो बाह्य प्रत्यक्ष होता है। अब आंतरिक प्रत्यक्ष क्या होता है? देखिए, हमें सिर्फ बाहर की वस्तुओं की ही अनुभूति नहीं होती है, हमें सुख की, दुख की, ईर्ष्या होती है, हमें क्रोध होता है, लालच भी होता है। ये जो सब हमें संवेग या ये जो भाव हमें, हमारी जो आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, इनका पता भी हमें सीधे चलता है। ये इनडायरेक्ट हमें नहीं कि कोई दूसरा मुझे आकर बताए कि मुझे दुख हो रहा है, कि सुख हो रहा है, कि ईर्ष्या हो रही है, मैं सीधे इनको अनुभूत कर लेती हूँ।
तो इन्हें अनुभूत कराने वाली इंद्रिय कौन सी है? इन्हें अनुभूत कराने वाली इंद्रिय है मन। तो मन को आंतरिक इंद्रिय कहा जाता है और मन से जो प्रत्यक्ष होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है। बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष में फ़र्क ये बताया जाता है कि जो हमारे 5 इंद्रियां हैं जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं वो पंच महाभूतों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी है। लेकिन जो मन है वो पंच महाभूतों से नहीं बना है, वो अभौतिक है। जैसे न्याय में तो उसे अणुरूप बताया गया है, ठीक है, वो इतना सूक्ष्म अणुरूप है, मतलब एक बार में एक ही विषय के साथ संपर्क कर सकता है। आगे जाके हम मन पढ़ेंगे तो उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है, या आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। और मानव अपने चिंतन और अपनी अनुभूतियों से जो प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसको हम आंतरिक प्रत्यक्ष में रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष में। अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है? जब विषय के साथ हमारा असाधारण तरीके से संपर्क हो। साधारण तरीके से नहीं कि मैंने सामने रखी वस्तु को देख लिया तो ये साधारण प्रत्यक्ष हो गया। असाधारण प्रत्यक्ष होता है मतलब वस्तु और इंद्रिय कुछ अलग तरीके से, सामान्य तरीके से नहीं, कुछ विभिन्न एक विशेष तरीके से आपस में जुड़ती हैं, तो उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। सबसे पहले सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम अलग अलग किस्म के लोगों को देखते हैं। मान लीजिए हमने प्रिया को देखा, हमने कुसुम को देखा, हमने गीता को देखा, हमने अलग अलग मनुष्यों को देखा, लेकिन फिर भी एक बात उसमें नहीं था कि ये सब मनुष्य है। हमने देखा एक अलग अलग लड़कियों को देखा, लेकिन उसमें ये नहीं था कि वो सब मनुष्य है। तो हमने उसकी जाति या उसमें जो समानता है, तीनों लड़कियों में कॉमन क्या है कि वो तीनों मनुष्य हैं। तो जब हम भिन्न भिन्न विषयों को देखकर उनमें निहित सामान्य को या उनमें निहित एकता को, एक रूपता को पकड़ लेते हैं, तो वो कहलाता है उसकी जाति का प्रत्यक्ष करना। मान लीजिए हमने अलग अलग किस्म की गाय देखी, छोटी देखी, बड़ी देखी, पीली देखी, काली देखी, सफ़ेद देखी, लेकिन हमें पता है कि वो गाय है। तो हमने ये अलग अलग गाय देखते देखते उन गायों में जो सामान्य है, जो कॉमन है, गौत्व, हमने उसको देख लिया। तो ये कहलाता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। अपने इसमें हम सीधा सामान्य का प्रत्यक्ष नहीं करते, हमें चिंतन करना पड़ता है या हमें सोचना पड़ता है कि हमने इस तरीके से सामान्य का प्रत्यक्ष किया। तो एक तरीके से सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब हमें सामान्य का प्रत्यक्ष होता है तो वो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है? देखिए, न्याय ये मानता है कि हर एक इंद्रिय का अपना विषय होता है और वो इंद्रिय उसी विषय के साथ संपर्क स्थापित करती है। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि किसी एक इंद्रिय अपने विषय से अलग अगर किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करवा दे तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष होता है। जैसे हम किसी मिठाई को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी भर आता है। अब हमने देखा मिठाई को आँख से, लेकिन हमारी जो जीभ है, जिस इंद्रिय ने काम करना शुरू किया। इसी तरीके से अगर हम कोई भी डरावनी चीज़ देख लें या कोई जंगली जानवर देख लेते तो डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, हमने देखा आँखों से और हमारी त्वचा ने कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष होता है, मतलब देख कोई इंद्रिय रही है, कार्य कोई दूसरा इंद्रिय कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है? न्याय इसकी व्याख्या ये कहता है कि अतीत में, मतलब पास्ट में, हमने ये दोनों इंद्रिय इस तरह एक साथ काम करती है या वस्तु और उसके गुण इस तरह आपस में मिले हुए हैं कि बाद में जब हम पहले बहुत बार उसका अनुभव कर चुके होते हैं, बाद में हम उनको एक साथ देखते हैं तो अपने आप हम अगली चीज़ का आभास कर लेते हैं, अपने आप हमें अगली चीज़ का अनुभव होने लगता है स्मृति के कारण। जैसे हर बार हमने देखा कि बाघ है जो नुकसान पहुंचा सकता है या अगर आप उसे छेड़ेंगे तो वो आपको घायल कर सकता है, तो ये हमारे अंदर डर पैदा कर देता है। इस तरह 2-3 बार देखने के बाद अगर फ्यूचर में या कभी आज भी हम बाघ को देख ले तो हमें भय होता है। या हमने भूत में कभी मिठाई खाई, हर बार हमें स्वाद आया तो अगली बार अपने आप हमारी जो मुँह में है वो पानी भर आता है ना। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं जो भ्रम होता है, रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना, उसकी व्याख्या भी, मतलब भ्रम की व्याख्या भी न्याय ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के माध्यम से करता है कि पूर्व में हमने सांप देखा, अब की बार अंधेरे में हमने उसके सादृश्य कोई चीज़ देखी तो हमारे मन में सांप की छवि उभर गई जो स्मृति में, तो भ्रम की व्याख्या भी ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष से कर सकते हैं। उसके बाद आता है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष क्या होता है? योगज प्रत्यक्ष में ये प्रत्यक्ष वो होता है जो साधारण मनुष्य को नहीं होता, ये योगियों को होता है, जो योगाभ्यास से अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं कि उन्हें दूर स्थित वस्तुओं का पता ऐसे चलने लगता है जैसे मुझे अपने सामने स्थित वस्तुओं का पता चला। वरना हम दूर स्थित वस्तुओं को, इस दीवार से परे किस चीज़ को मैं ना देख सकती हूँ, ना सुन सकती हूँ, ना सूंघ सकती हूँ, लेकिन योगी ऐसा कर सकते हैं। 2 तरीके के योगियों का इसमें बताया गया है।
एक युक्त है जिसने योगाभ्यास की संपूर्ण शक्तियों का अभ्यास कर लिया है, उन्हें प्राप्त कर लिया है। एक होता है युंजान, जिसको आधी ही शक्तियाँ प्राप्त हुई है, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ देर के लिए पहले ध्यान लगाना पड़ता है। जबकि युक्त जो होता है, जो संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर चुका होता है, उसको ऐसे प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जैसे हम सामान्य वस्तुओं को देखते हैं, ऐसे ही वो दूर स्थित वस्तुओं को भी देख लेता है। तो योगियों को होने वाले प्रत्यक्ष को हम कह सकते हैं कि इसे योगज प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब अगर हम प्रत्यक्ष आ जाए, ये दूसरा विभाजन जो किया है, सबसे पहले हम सविकल्प प्रत्यक्ष की बात करते हैं। सविकल्प प्रत्यक्ष वो होता है जब मैंने किसी वस्तु को देखा और मुझे वो वस्तु क्या है, उसके गुण क्या हैं, वो सही है, मुझे सही ज्ञान हो गया कि गलत ज्ञान हुआ, इन सब का पता जब मुझे चल जाता है तो उसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। और निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या होता है? जब मुझे केवल इतना पता चलता है कि वस्तु है, वो क्या है, मुझे सिर्फ वस्तु का क्या हुआ है, आभास हुआ है, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ का पता नहीं चलता। मान लीजिए जैसे हम सुबह उठते हैं तो सामने टेबल है, उस पर कोई गोल वस्तु रखी है। हम सुबह उठते हैं नींदों में तो हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कोई गोल वस्तु है। वो गोल वस्तु क्या है? हमें लगता है कुछ लाल है। लाल क्या है? टमाटर है कि सेब है कि बच्चों की खेलने की गेंद रखी है। इसका पता हमें सोकर उठते समय एकदम नहीं चलता। उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं कि वस्तु सिर्फ है। सविकल्प है जब हम आराम से उठ जाते हैं, मुँह वगैरह धो लेते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ ये तो बच्चों की खेलने की लाल रंग की गेंद है। ये हमें कैसे पता चला कि हमें उसके गुणों का भी पता चल गया जब हमने सविकल्प प्रत्यक्ष, मतलब हमारी इंद्रियों ने पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया, हमें वस्तु के गुणों का पूरी तरीके से पता चल गया। ये दोनों क्लियर हो गया। प्रत्यभिज्ञा क्या होता है? प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है पहचानना। तो मान लीजिए हमने भूतकाल में कोई वस्तु देखी और बहुत सालों के बाद अगर वो वस्तु हमारे सामने आए और हम उसको पहचान लें तो वो प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। मान लीजिए कभी आप किसी बाज़ार में, किसी मेले में गए और वहाँ आपने किसी व्यक्ति को वहाँ देखा, आपकी उससे हल्की बातचीत हुई, उसके बाद कोई 10-1 सालों बाद वो व्यक्ति आपको अगर दूसरी जगह कहीं मिल जाता है और आप उसको पहचान लेते हैं कि अरे इस इंसान को तो मैंने कुछ सालों पहले वहाँ देखा था, तो ये प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। प्रत्यभिज्ञा में पूर्व काल में भी उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष होना ज़रूरी है, व्यक्ति का या वस्तु का या किसी भी घटना का, जो फिर से एक बार रिपीट हो जाए तो हमें उसका पता चलता है। तो ये प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। पूर्व काल में आपने कोई चीज़ देखी और उसको वर्तमान में हम पुनः देखने पर याद रहे वो वस्तु का हमारे सामने, वस्तु का, व्यक्ति का हमारे सामने आना वापस ज़रूरी है, तब हम उसको प्रत्यभिज्ञा कहेंगे। तो ये हमने आज प्रत्यक्ष को पढ़ लिया। तो ये हमारा न्याय दर्शन का पहला प्रमाण कंप्लीट हो गया। कल हम अनुमान प्रमाण को पढ़ेंगे। थैंक यू।